अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज रोमा के मामू का इंतकाल हो गया जिसकी वजह से वो हमारे साथ शरीक नहीं है, तो जिम्मेदारी मुझ पे और हरमीत पे आ गई कि ये शो आपकी खिदमत में पेश करें। हरमीत, कैसे हो तुम भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकता हूँ रोम साहब, लेकिन ये है कि सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ रोमा के मामू के हवाले से जानकर। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन साथ साथ में अपनी तबीयत की बात करूँ तो बारिश कल सुबह से तकरीबन दोपहर से बारिश का जो सिलसिला है इस्लामाबाद में तो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से ठंड ज्यादा हो गई है। और आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो चुका होगा कि भैया थोड़ी बहुत जुकाम है। बट बहरहाल ये है कि आज हम रोमा को मिस कर रहे हैं। और अगर बात करें मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ इलाकों की, तो बारिशों का और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है रऊफ साहब, और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोग जा रहे हैं, खासकर मरी, सवात, मलम जबा। लेकिन अगर यहाँ इस्लामाबाद की हम बात करें तो बारिश है जमकर बरस रही है। ठीक है, यहाँ पे बरस रहे हैं जमकर। हाँ, लाहौर में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और ये अगले 5 रोज तक बारिशों का सिलसिला पूरे मुल्क में तकरीबन जारी रहेगा। एक लेट आई है बारिशें ये पंजाब के इलाकों में तो, लेकिन बड़ी खुशाइंद है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त गंदम की फसल खास तौर पर हुई है, तो उसके लिए बहुत ही पानी ज़रूरी है। और हम ये दुआ ये करते हैं कि ये बारिशों का सिलसिला अच्छे तरीके से इतना बरसा जाए पानी के, गंदम की फसल बहुत अच्छी हो, बम्पर क्रॉप हो। तो हरमीत, मैं चलता हूँ, आपको आज का रनडाउन जरा बताता हूँ आज क्या क्या कुछ हमने करना है। सबसे पहले डेली डोज हमारा जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। 4-5 खबरें इंटरेस्टिंग किस्म की वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। उसके बाद बहावलपुर से नुमाइंदा हमारा होगा, टोबा टेक सिंह से होगा। खाद का बहरान जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है उस हवाले से कोई बात करेंगे। उसके बाद जमशेद इकबाल चीमा साहब पीटीआई के नुमाइंदे राबर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे चल के हम बात करेंगे। शौकत अली चद्दर सदर किसान बोर्ड पंजाब, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनकी शिकायत सुनेंगे, किसानों को क्या शिकायत है। हम जानते हैं पूरे मुल्क में खाद का बहरान है, खाद मिल नहीं रही और खाद की कीमतें भी 3 गुना पहुंची हुई है। बहुत महंगी मिल रही है लेकिन बहुत कम किल्लत के साथ मिल रही है। फिर हम कराची चलेंगे और कराची में जी हरमीत जी मैं करूं, मैं आपको ये सुना लूँ ना पहले जरा। कराची में ओमिक्रॉन की शरह जो है वो 7% पे पहुंच गई है। अगले 2-4 दिनों में इसमें इजाफे की कह रहे हैं कि खतरात है ऐसे कि इजाफा होगा। उसकी वजह से पूरे मुल्क में तदारुक करने की बात हो रही है, बार बार बात हो रही है। आप बूस्टर डोज लगवाएं अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है, और अगर नहीं करवाई तो फौरी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जो NCOC की तरफ से फिगर आए उसके तहत यह है कि जितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया हुआ अपने आप को, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, इससे बचें। ओमिक्रॉन के बारे में जैसे हमने पहले बात की है, ये बहुत तेजी से फैलता है, इसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है और बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रहा है। पूरी दुनिया में फैल रहा है इस वक्त। इंग्लैंड में, अमेरिका में लाखों की तादाद में लोग रोज़ के हिसाब से बीमार पड़ रहे हैं। फिर हम चलेंगे पतझड़ और खज़ां के मौसम का एक खुसूसी पैकेज आपको दिखाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पैकेज है। सवात में शादियों से मुतालिक मकीनों ने एक मुनफरद कदम उठाया। समद अंजुम सवात से हमारे साथ मौजूद होंगे। वहाँ के मकीनों ने यह फैसला किया है कि दहेज नहीं देंगे, कम से कम तवाज़ो करेंगे और मेहमानों की, ताकि बोझ ना पड़े लड़की वालों के ऊपर। ये तो हरमीत खास तौर पर इस बारे में हमें ज़्यादा तफसील से बताएंगे। 2022 पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कैसा होगा इसकी अब बात करेंगे चल के आगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। आज का डेली डोज में सबसे पहली खबर हमारे पास ये है कि शाहीन आफरीदी ने इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड था और शाहीन आफरीदी ने एक साल में सबसे ज़्यादा, कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 36 मैचों में 44 इनिंग्स में 22 की औसत से 78 विकेटें हासिल की हैं, जो एक साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का था।
उनने तोड़ दिया उसको। लेकिन एक बात देखा जाए हरमीत, जब इमरान खान साहब खेलते थे उस जमाने में T20 नहीं होते थे। अब बहुत ज्यादा मैचेस T20 होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रिकॉर्ड में ख्याल में टूट गया। अगर T20 होते शायद इमरान खान साहब और क्रिकेट उसी तरह तेजी से भी नहीं चल रही थी जिस तरह आज अगर हम देखें, जिस तरह T20 और मुख्तलिफ मैचेस जो है तेजी से रवा दवा है। लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट में जिस तरह तेजी आ रही है, फिर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी और दीगर ऐसे कई बॉलर्स जो है सामने आए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह कमाल की परफॉर्मेंस दी है इस तरह मुख्तलिफ मैचेस में, खासकर T20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें भी बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मिंग जो है उन्होंने संजाम दी और साथ साथ विकेटों की एक भरमार थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और यंग है, काफी यंग है वो शाहीन शाह अफरीदी, और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है तो बड़ी मुतासिरकुन बॉलिंग वो कर रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब थे तो आपकी बात दुरुस्त है कि उस जमाने में T20 ना होने के बराबर थे, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी जब ये खबर पढ़ रहा था तो मैं हैरान था कि इमरान खान साहब ने कई सारे रिकॉर्ड, जब हम देखते हैं तो कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे और कमाल की परफॉर्मेंस इनकी अपने वक्त में थी। और जिस तरह क्रिकेट के हवाले से एक नाम था पूरी दुनिया में जो जाने जाते थे। और आज भी अगर हम देखें रऊफ साहब, जब आप बहुत ज्यादा ममालिक गए, बहुत सारी दुनिया घूमे, तो वहां पे बहुत सारे लोग अगर हमारे मुल्क के नाम को नहीं जानते, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान एक कंट्री है, तो वो जब आप इमरान खान का जिक्र करते हैं तो इमरान खान के साथ वो आपको कहते हैं कि जी हाँ हम उनको जानते हैं, आप वहां उस मुल्क से हैं। तो बहुत नाम कमाया था वज़ीर खान साहब ने, आज के वज़ीर आज़म और कल के क्रिकेटर ने। तो ये देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वैसे। हाँ, मतलब यह है कि एक मैच उनका ऐसा है जो मैच में अगर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेहतर होती तो हम शायद वो मैच जीत सकते थे। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल था उसमें आखिर के ओवर थे और उसमें एक कैच हसन अली ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके बाद अगली 3 बॉलों के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छिक्के खा लिए। इमरान खान अपने दौर में जब खेला करते थे तो हमें मालूम है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बॉलर थे। शाहीन को भी सीखने की जरूरत है, भी नौजवान है, 20-21 साल उम्र है। इमरान खान ने जिस वक्त वर्ल्ड कप खेला वो तकरीबन 42 साल के थे, बहुत तजुर्बाकार थे और उस हवाले से वो उन्होंने अपने आप को अपनी वेरिएशन बहुत ज़्यादा लेके आते थे बॉलिंग में। शाहीन को भी मेरे ख्याल में ये ज़रा सीखने की ज़रूरत है कि वेरिएशन किस तरह लेके आए। वो अनफॉर्चुनेटली उस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेरिएशन नहीं थी उनकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहते हैं कि वो 3 छिक्के खा गए और वो 3 छिक्के जो है वो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर कर गए, है ना हरमीत। अगर देखा जाए वेरिएशन की कमी है, बिल्कुल सब बहुत ऐसा मरहला पहुंच चुका था कि हम सोच रहे थे कि बहुत करीब हम हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन बॉलिंग की जिस तरह हमने जिक्र किया कि बॉलिंग जिस तरह कंटिन्यूसली जारी थी उसकी जानिब से, जिस तरह वो कर रहे थे शाहीन शाह, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार हमने देखा है रऊफ साहब कि T20 मैचेस हुए हैं या जितने मैचेस हमारे जितने भी हुए या वर्ल्ड कप जो हुआ है, तो उसमें बॉलिंग के साथ साथ हमारी बैटिंग बड़ी काफी मजबूत थी। फिर फील्डिंग में भी जो कमजोरियां कोताहियां थी वो भी काफी अरसे से निकाली गई थी, तो एक अच्छी टीम बन के गई थी और बड़ा कमाल था। लेकिन एनी हाउ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिससे थोड़ी बहुत मायूसी हो जाती है। लेकिन शाहीन शाह वो खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत कम वक्त में, आपने जिस तरह जिक्र किया कि 21 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी थोड़ी सी हम लोगों के लिए ऐसी है जिसमें हमें मुब्तला कर देती है, गुस्सा बहुत आता है, और वो इंतहा पसंद हिंदू भारतीय हिंदुओं की तरफ से है। एक के बाद एक ऐसा कदम वो उठाते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा खून खौलने लगता है। अभी उन्होंने क्या किया, 100 से ज्यादा खवातीन मुसलमान जो हैं उनको वेबसाइट एक बनाई गई है जिसके ऊपर ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश कर दिया गया है। इसमें मलाला भी हैं, शबाना आजमी भी हैं, मुसलमान मकबूजा कश्मीर की सहाफ़ी कुर्रतुल ऐन राहबर की भी तस्वीर अपलोड की गई है और ये कहा गया है कि नोबेल इनाम याफ्ता, जैसे मैंने कहा, मलाला यूसुफज़ई भी हैं। 100 से ज़्यादा खवातीन मुसलमान हैं जिनको नीलामी के लिए पेश किया गया है। बुली बाई नामी भारतीय ऐप पर ये 100 से ज़्यादा है। ये इंतहा पसंदी की इंतहा है और इसके खिलाफ एक्शन पता नहीं कब लिया जाएगा। मोदी के हिंदुस्तान में ऐसी भी कोई तवक्को में नजर नहीं आती कि कोई एक्शन लिया जाएगा। हरमीत, एक के बाद एक खबर ऐसी आती है हिंदुस्तान से जो हमें ये बताती है कि हिंदुस्तान एक
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे आपको याद होगा कि उन्होंने ऐसे फेक अकाउंट बनाए हुए, ऐसे वेबसाइट्स बनी है जिसको बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, उनको फंडिंग करती है, और वो जाके इस किस्म की जो हरकत है, इस किस्म की जो गलीज हरकत, मैं उनको यही कहूंगा, ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये आप क्या करने जा रहे हैं कि रियासत का क्या काम था, एक रियासत बनी किस मकासद के लिए थी। और इस वक्त अगर हम देखें तो मोदी सरकार और उसके जो ये जो पैरोकार बने हुए जो फॉलोअर हैं और जिस तरह वो काम कर रहे हैं आरएसएस के गुंडे, तो इससे कोई अब हम अच्छे के लिए कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जिस तरह काम जारी है और बाकायदा इसके लिए मुनज़्ज़म तंजीमें बनी हुई है, जो कुछ जो है टेलीविजन पे उन्होंने क्या बोलना है, फिर सोशल मीडिया पे क्या बोलना है, फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना के, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट जो है वो बना के, फेसबुक के अकाउंट बना के उस पर कैसा तो मामलात को कैसे रखना और कैसे लोगों को उनके जो जज्बात हैं उनको मजबूर करना है, ये सिलसिला अब बहुत तेजी से चल रहा है। और आपको याद होगा अब ये बड़ी अफसोसनाक खबर है ये जो आपने अभी जारी की है। लेकिन अगर मैं कहूं रऊफ साहब, इससे पहले किसानों के हवाले से एक फेक अकाउंट से उन्होंने जारी किए थे जिसमें बाकायदा सिखों के नाम लिए गए थे, बाकायदा सिखों की तस्वीरें होती थी और उससे इस किस्म के मैसेज होते थे। और इसमें अब बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मैं कहूंगा कि उनको जिस तरह वो मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जिसमें कंगना रनावत है, अक्षय कुमार है, दीगर कोई एक्टर ऐसे हैं जो बाकायदा बीजेपी के इलामिया पे चलने वाले लोग हैं और जिन्होंने जो ट्वीट करना है तो बाकायदा उनको मैसेज मिलता है कि आपने अब ट्वीट किसानों के खिलाफ करना है, फलां के खिलाफ करना है। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है बड़ा अफसोसनाक है और ये नफरत अंगेज, मैं समझता हूं कि ये जो बयानात है इससे नुकसान हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान का भरपूर किस्म का नुकसान होगा। ये हिंदुस्तान तोड़ने की तरफ चल रहे हैं। जैसे नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा अभी पिछले दिनों जो उनका इंटरव्यू चला था टीवी के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो मुसलमान अपने आप को एक ऐसी सूरत हाल में पाएंगे जहां पे उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि वो लड़े अपने हकूक के लिए, बाकायदा लड़े। यानी ऐसे में हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का अंदेशा ज्यादा है। हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए। तो चलते हैं अगली खबर। ऐसी हरकत बढ़ेंगी तो जी आप बताइए जी, जब ऐसी हरकत बढ़ेंगी, आप रूस साहब मैं ये जिक्र कर रहा था कि ऐसी हरकत जब बढ़ेंगी, नफरत अंगेज चीजें बढ़ेंगी तो जाहिर बात है रिएक्शन तो आना है। रिएक्शन जब आएगा वो इंतहाई भरपूर किस्म का रिएक्शन होगा। फिर उसमें टूटने के तो पहले से मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त तहरीकें जो है मुख्तलिफ तहरीकें भारत में दोबारा बड़ी सरगर्म हो चुकी है, वो इन ही बयानात की बदौलत सरगर्म हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है। आपके बात दुरुस्त है। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ ही चले जाते हैं। जी, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। रेहाम खान ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा क्या यह है नया पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि वो एक शादी पे आई थी, शादी से वापस जा रही थी और उनकी गाड़ी के ऊपर गन पॉइंट पे फायरिंग की गई, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिर ये कहती हैं कि उनकी गाड़ी छीन भी ली गई और उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को। उन्होंने बल्कि ये कहा कि उनके भाई के ऊपर भी कुछ अर्सा पहले फायरिंग की गई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार वो कह रहे हैं आए, उन्होंने एक गन पॉइंट पे उनसे गाड़ी छीन भी ली। उनके सेक्रेटरी, उनका गार्ड भी गाड़ी में मौजूद था। सिर्फ मेरी एक इस हवाले से ये है कि क्या रेहाम खान ने ये ट्वीट के अलावा कोई मुकदमा दर्ज करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुकदमा दर्ज ना करवाया और खाली सिर्फ बयान दे के वो खुश हो जाएं कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ये बात अगर हुआ है तो अफसोसनाक वाक़या, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत ही अफसोसनाक है अगर ऐसा उसके साथ हुआ है। लेकिन वो जो ट्वीट हमने पढ़ा और देखा तो जिसमें बड़ी भड़ास निकालने की कोशिश की गई, लालची और इस किस्म के अल्फाज जो है वो भी इस्तेमाल किए गए। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि यहाँ पे पुराना पाकिस्तान हो नया पाकिस्तान, मामलात हर शहरी के साथ बड़े आते हैं। और जो जराइम की बात की जाए तो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे शहर में महफूज नहीं है। तो ये चीजें तो अगर हम देखें तो इसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, पिछली गवर्नमेंट में भी चीजें चली आ रही थी, अब भी आ रही है। लेकिन अगर हम उस किस्म का ट्वीट करें जो बिल्कुल इस किस्म का हो
और जिसमें आप अपनी जो भड़ास है उस किस्म की निकालें। बिल्कुल वाकई आपका हक है, बनता है, जमहूरी ये रवायात है कि इसमें आप अपना हक का जो है इस्तेमाल, अपनी आवाज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो बहुत बेहतर बात है। पहली बात वही कि आपको एफआईआर दर्ज करानी है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने कौन सा किरदार अदा किया, ये भी देखना है। लेकिन ये रोजमर्रा के हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अफसोसनाक भी है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप घर से निकलते हैं इसी सोच में निकलते हैं कि मैंने आगे घर कहीं जाना है, आपने पूरे भरपूर जो चीजें आपने उठाई है और मैं बड़े महफूज तरीके से कहीं पहुंच जाऊंगा और अचानक कोई ना कोई आपकी तरफ आ जाए और सारी चीजें लूट के लेके चला जाए तो जरूर तकलीफ होती है, अफसोस होता है। बहरहाल हमें अफसोस है, लेकिन हमारी गुजारिश भी है पुलिस एहलकारों से कि जल्द से जल्द जो है जिन लोगों ने ये काम किया उनको ढूंढा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। यहाँ पंजाब की मैं बात बताऊं, लाहौर ही की मैं पढ़ रहा था अभी चंद दिन पहले, हरमीद के 53% क्राइम रेट में इजाफा हुआ है 2019 के मुकाबले में। 2019-20 में क्राइम 2020-19-20 यानी 2 साल जो है वो जितना क्राइम रेट था उससे 21 में तकरीबन 53%, 53% इजाफा हुआ है। डकैतियां हो, चोरियां हो, कार स्नैचिंग हो, मुख्तलिफ जराइम में। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे लोग यही कहते हैं चूंकि बेरोजगारी बहुत हुई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और फिर पंजाब में ख़ास तौर पर यह हुआ कि IG इतने तब्दील हुए, किसी को एक अपना निज़ाम बनाने की पूरी तरह से मौका नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कर सके। हाँ, मौका नहीं दिया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाकी इलाकों में भी अगर, क्योंकि रिहाम खान का जो मेरे ख्याल में वाकया ये खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया, तो रिहाम को बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि अफसोस की बात है ये अगर उनकी गाड़ी मिल जाए, लेकिन उनको मुकदमा जरूर दर्ज करवाना चाहिए। मैं चलते एक ब्रेक की तरफ, हरमीत, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अभी इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। मुल्क में इस वक्त खाद का बहरान जारी है। पूरे सूबे में, पंजाब में देखा जाए, बलूचिस्तान में देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए, जहां भी देखा जाए, इवन कश्मीर के इलाकों में भी लोग ये कह रहे हैं कि खाद बहुत कम उनको मिल रही है, बहुत महंगे दामों मिल रही है। एक बोरी के बारे में कहा गया है कि अगर वो शनाख्ती कार्ड दिखाएं तो खाद तब एक बोरी उनको मिलती है। हमने पीछे देखा कि चमन के बॉर्डर पे अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश की गई खाद को। इसके अलावा एक पंजाब के इलाके में खाद का एक ट्रैक्टर जो है, ट्रॉली, उसको लूट लिया गया। इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर बेचैनी पाई जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? हम सबसे पहले चलते हैं ज़रा भावलपुर, वहाँ से देखते हैं वहाँ पे भी क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पे भी लोग इसी तरह कमी का शिकार हैं और वो क्या इसके बारे में डिमांड कर रहे हैं। आइए चलते हैं पहले भावलपुर, फिर आपको अगले सेगमेंट्स में हम मिलवाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली चद्दर साहब और किसान बोर्ड पंजाब के ये सदर हैं। उसके बाद हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले भावलपुर चलते हैं। जी, गंदम को इस वक्त शदीद बहरान का सामना है। उसको इस वक्त यूरिया खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है उसको डालना, ताकि उसकी औसत पैदावार में इजाफा हो। गवर्नमेंट ने जो नर्खनामे दिए हैं उस पर जो सेल पॉइंट बनाए हैं वहाँ पर खाद जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों का यही कहना है कि हमें अगर इस टाइम खाद ना मिली तो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उसकी जो औसत पैदावार है वो गिर सकती है। इसी सिलसिले में कुछ किसान मौजूद हैं जो यूरिया खाद खरीदने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि अगर उनको खाद नहीं मिलती तो क्या नुकसान हो सकते हैं। जी बताइएगा। जी, हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं इधर। ये चीमा वाले कहते हैं, सारे जो भी कहते हैं वहाँ ज़राअत वाले जाओ, ज़राअत में जाते हैं तो ये कहते हैं इधर खाद खत्म हो गई है। हमारे गंदम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पीली हो रही है गंदम, यूरिया खाद दे नहीं रहे। जो भी देते हैं कहते हैं 23-24 रुपए की बोरी देंगे, ब्लैक में दे रहे हैं, बेईमानियाँ कर रहे हैं। हम जलील हो रहे हैं। ये 40-50 बंदे, आज हम मेरे पास 40-50 बंदे हैं, 2-2, 3-3 बोरी भी नहीं दे रहे। किसानों का यही कहना है कि खाद मिल तो रही है लेकिन ब्लैक में मिल रही है, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि खाद जो है वो गवर्नमेंट नर्ख पे मौजूद है और सेल पॉइंट्स पे मिलेगी। किसानों का यही कहना है कि इस मैटर को फौरी तौर पे सॉल्व किया जाए, नहीं तो गंदम को शदीद बहरान का सामना होगा और मुल्क में किल्लत की एक कैफियत पैदा हो जाएगी। किसान का यही कहना है कि इस मसनूई किल्लत को ख़त्म किया जाए और हमें खाद दी जाए ताकि हम आराम से अपने बच्चों की रोज़ी कर सकें और हमारी जो फसल तैयार हो रही है उसको नुकसान ना हो। जी थैंक यू। काशिफ अंसारी भावलपुर से हमारे साथ मौजूद थे। हम चलते हुए ट्यूबा टेक सिंह, वहाँ के नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं।
उनसे देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आइए चलते हैं टोबा टेक सिंह। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की किसान कार्ड और किसान दोस्त पॉलिसी को ज़िले इंतज़ामिया जो टोबा टैक्सी है उसने हवा में उड़ा दिया है। आटा बहरान तो कभी चीनी बहरान के बाद टोबा टैक्सी के जो किसान है उनको अब खाद के बहरान का शदीद सामना करना पड़ रहा है। गंदम की फसल को पहला और दूसरा पानी लगने वाला है, लेकिन किसानों के लिए खाद का हसूल नामुमकिन होता जा रहा है। अगर देखा जाए दुकानों पर बाहर भी किसानों का रश नज़र आ रहा है, जहाँ पर किसान लंबी लाइनों में लगकर खाद को हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों को खाद फिर भी नहीं मिल रही। इसी सिलसिले में जब किसान भाइयों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से हम ये अपील करते हैं कि खाद के हसूल को यकीनी बनाया जा सके ताकि किसान भाइयों की जो परेशानी है वो कम से कम हो। जी जी, आपने टोबा टेक सिंह से हमारे नुमाइंदे की बात सुनी, वो भी इसी बात का रोना रो रहे हैं कि खाद क्यों नहीं मिल रही। तो अब शौकत अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर किसान बोर्ड पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप जरा बताइए पूरे पंजाब की सूरत हाल क्या है इस वक्त खाद के हवाले से? बहुत कमी हो रही है, बहुत ज्यादा किसान रुल गए हैं बेचारे तलाश करते करते। आपके पास क्या रिपोर्ट्स है? जी, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करेक्शन कर ले, मैं सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान, मरकजी सदरों किसान बोर्ड पाकिस्तान का। ठीक है। तो खाद के हवाले से बात अगर करें तो खाद इस वक्त हमारी जो गंदम की फसल है इसके लिए बहुत अहम तरीन इसकी ज़रूरत आप महसूस कर लें कि ये इस वक्त है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो हमारी ग़ज़ा पे पड़ेगा। ग़ज़ाई किल्लत का हम बनने शिकार होने जा रहे हैं। इससे पहले अगर देखें कि इससे पहले डीएपी खाद थी, डीएपी खाद की भी यही इशू है कि डीएपी खाद की कीमतें दिन ब दिन बढ़नी शुरू हो गई और उनकी प्राइसेस 3400 से बढ़ते हुए सिर्फ 4 माह के कलील अरसा के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह 9000 तक पहुंच गई। अब जब यूरिया की बारी आई तो यूरिया की इस वक्त मार्केट के अंदर इस कदर शॉर्टेज है कि काश्तकार जिसको 2 बोरी फी एकड़ खाद की जरूरत थी उसको वो भी अवेलेबल नहीं हो रही और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी गंदम की पैदावार पे पड़ेगा। और इस वक्त एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार कम होगी और मुल्क के अंदर ग़ज़ाई बहरान का एक खदशा पैदा होने का। बिल्कुल ठीक है। चलो साहब, जमशेद इकबाल हमारे साथ आ गए हैं। जमशेद इकबाल जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पूरे पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं और यही कि खाद बहुत ज्यादा कम है, खाद मिल नहीं रही और बहुत महंगे दामों मिल रही है। इस हवाले में फरमाइए, कोई तदारुक इसके लिए किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खाद हमारी रबी की क्रॉप में ऑलमोस्ट कोई 32 लाख टन खाद इस्तेमाल होती है जी। और 32 लाख टन खाद इस्तेमाल होती है हमारी गंदम पे और रबी की क्रॉप्स पे। तो इस साल भी हमारे पास तकरीबन इतनी ही खाद मौजूद है। बट यू कैन से कि जब हम सीजन में एंटर हुए नवंबर में, तो नवंबर में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस वक्त इन्वेंट्री जो है वो 1.5 लाख टन की थी। तो अगर इन्वेंट्री हमारे पास कुछ 4 लाख 3.5 लाख टन हो तो फिर किसी भी तरह शॉर्टेज का एहसास नहीं होता। तो वो शुरू में ही एक टेम्पो या पहले बन गया या एक इंप्रेशन बन गया कि खाद शार्ट है। तो जब शार्ट होने का इंप्रेशन बनता है तो इसमें जहीरा अंदोज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है और खाद चीज को छुपाना या जहीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। तो उससे इस वक्त फार्मर को परेशानी हुई है। रेट भी आप कह लें कि जो लोग थ्रू महकमा नहीं ले रहे उनको रेट भी मतलब 200-400 रुपये ऊपर मिल रहा है, छुपा के बेच रहे हैं और उनको लेने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो अल्टीमेटली मैं अभी जस्ट सुबह से आप कह लें कि कल पीएम साहब ने मीटिंग ली जो तो चेयर की मीटिंग तो यूरिया की बड़ी डिटेल्स से बात हुई। तो सारे पाकिस्तान से गुजरात सारे मौजूद थे, फिर चीफ सेक्रेटरीज भी थे और वज़ीर ज़राअत भी थे। तो सुबह मैं प्राइवेट सेक्टर से भी इंफॉर्मेशन ले रहा था। तो इस वक्त तकरीबन को 70 to 80% लोग अपनी खाद ले चुके हैं। बट वो खाद लेते हुए उन्हें काफी अखबारी जरूर हुई है। तो उससे एक परेशानी वाली बात गवर्नमेंट के लिए भी है और फार्मर के लिए है। लेकिन ये जो बात हो रही है इसकी यील्ड कंप्रोमाइज हो जाएगी, वो नहीं होगी क्योंकि खाद लोग डाल उतनी रहे हैं, अवेलेबल उतनी ही है। तो मेन जो इशू बना वो ये था कि दुनिया में इस वक्त खाद यूरिया दुनिया में जो खुराक महंगी हुई है, तो खुराक महंगा होने से ये हुआ है कि खाद की डिमांड बढ़ गई है। जिस तरह किसान बोर्ड के दोस्त बात कर रहे थे
कि डीएपी की 9,000 कीमत हो गई है। 9,000 कीमत होने की बुनियादी वजह कि डीएपी नॉर्मली को $300-350 का टन मिलता है, तो इस वक्त $950 का टन है। $950 का जो टन है उसकी बुनियादी वजह यह बनी कि 30% से ज्यादा खाद जो प्रोड्यूस करता है चाइना करता है, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। दूसरा एक्सपोर्टर दुनिया में रशिया है, रशिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दी, पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है एक्सपोर्ट से। इसी तरह आप कह लें कि अमेरिका ने किया। उनको अपनी फूड सिक्योरिटी पे जब गए हैं, कोरोना के बाद जब फूड महंगी हुई है और फूड सिक्योरिटी के इशू बने हैं, तो लोग अपनी अपनी फूड सिक्योरिटी को प्रेफर करते हुए उन्होंने आप कह लें कि एक्सपोर्ट एक फूड की एक्सपोर्ट और दूसरा खाद की एक्सपोर्ट दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगी है। तो जो लोग खुद सेल्फ प्रोडक्शन नहीं थी उनको प्रॉब्लम हुआ। हम यूरिया में सेल्फ प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ में प्रॉब्लम नहीं हुआ। दुनिया में इस वक्त रेट $9,500 यूरिया खाद का। हमारे पास इस वक्त रेट आप कह लें कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का रेट 1768 है, लेकिन बेसिकली जो 2,021 रुपए की मिलती है, तो यू कैन से कि हमको 5 गुना सस्ती मिल रही है किसान को। इस वजह यह कि हमारी प्रोडक्शन अपनी है, लेकिन डीएपी जो है हमारी एक्सपोर्टर इंपोर्टेड है। इकबाल साहब यही कह सकते हैं टैक्स ना दे, दूसरा ये कह सकते सब्सिडी दे, दोनों काम गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन किसान को जो नेट भी मिलेगी वो 7,000 के लगभग सब्सिडी डाल के भी सब्सिडी वसूल करके बाकी वो 7,000 के लगभग मिलेगी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि रूटीन से या एक कभी इतनी महंगी नहीं हुई खाद। बट ये एक इंपोर्टेड किस्म की महंगाई है फास्फोरस खादों की, कि हम इस पर तकरीबन 95% डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। लिहाजा इस वक्त जो करने वाली बात है, जो मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूं बात को, वो इस तरह है कि खाद में आप कह लें कि एक सेटबैक आया है। डीएपी महंगी हुई है, लेकिन यूरिया पे थोड़ी सी लेने में हासिल करने में प्रॉब्लम आया। बट एक बात तय है कि पूरी दुनिया में जिस तरह प्रोड्यूस महंगी हुई है, हमारे यहाँ भी प्रोड्यूस महंगी हो रही है। पिछले साल से अंदाजा यह है कि $400 के लगभग 350-400 रुपए रेट ज्यादा होगा गंदम का। तो अगर ये रेट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि 15-16 हजार रुपया पर एकड़ किसान को ज्यादा मिलेगा। तो अगर उसके पास 5,000 या 6,000 रुपया पर एकड़ उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो परेशान ना हो, डीमोटिवेट होकर काम करेगा तो मजा नहीं आएगा, वो उसकी पैदावार कम हो जाएगी। वो आप कह रहे हैं कि अपने इकबाल साहब यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा कि चीनी का बुहान आया, गंदम का बुहान आया, अब ये बुहान नहीं देख सके। आप कह रहे हैं कि गंदम हो ये काटन हो, हर फसल पे उसको रिटर्न ज्यादा मिला है और अगले साल इससे भी बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लिहाजा गवर्नमेंट या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो डिटरमेंट है कि हमने अपने किसान को सपोर्ट करना है। लिहाजा हम इंटरनेशनल रेट के मुताबिक इनकी चीजें लेके चल रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे यहाँ कोई 10 से 15 सेंट सस्ता लोकल टेक्सटाइल मिल रहे हैं, 10 से 15 सेंट काटन सस्ती लेते थे। इस साल टोटल जो डिफरेंस आया है वो 5 सेंट का आया है। गवर्नमेंट ने वाच किया है कि मॉनिटर किया है कि किसी भी तरह किसान को कम रेट पे उसकी काटन ना बिके। तो ये जो 5 सेंट का डिफरेंस आ रहा है, 5 सेंट का डिफरेंस एक क्वालिटी डिफरेंस है। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल रेट के बराबर किसान से लेके अपने टेक्सटाइल ओनर को दिया है, तो ये किसान के साथ इंसाफ जो है वो बेहतर अंदाज में हो रहा है और किसान खुशहाल है। पिछले साल 1,100 रुपया देहातों में ज्यादा गया था, इस साल भी 400 रुपया देहातों में किसान के पास 83 लाख किसानों को ज्यादा जा रहा है। और अगला साल जो 2022 है, इसमें हम प्रोपोज करते हैं कि हम फर्दर बेहतर करें, ज़राअत को भी बेहतर करें, पैदावार भी बढ़ाएं और किसान को रेट ठीक मिले, किसान के इनपुट जितना हम सस्ते कर सकते हैं करें। इसमें नेक्स्ट को शेड्यूल तय हुआ है कि इसमें हम खातों के बारे में कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद इसका अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। जी चीमा साहब, ये हरमीत हमारे बात करना चाह रहे हैं। जी हरमीत। अच्छा चीमा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि गंदम को बुरहान हो या चीनी का बुरहान, ये जो जखीरा अंदोज हैं ये दोबारा सरगर्म हो जाते हैं, क्यों इनके खिलाफ मौसर जो है कार्रवाई नहीं होती? अब क्या कार्रवाई, थोड़ा सही से ये बताइएगा। और 24 मैट्रिक टन जो है जिस तरह अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी, तो स्मगलिंग के हवाले से क्या अब लाया माल किस तरह सख्ती की जा रही, कितना चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है? स्मगलिंग के हवाले से यह है कि हमने जो बॉर्डर है, अफगान बॉर्डर है या ईरान बॉर्डर है, ईरान बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर जो हमने ये जो खाद है, खाद का ट्राले जो बैन कर दिए हैं। कल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी मीटिंग में मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान भी मौजूद थे। तो वहां जो तय हुई वो यही था कि जो 10 किलोमीटर है बॉर्डर के, उससे आगे ट्राला नहीं मूव करेगा, उससे आगे लोकल कोई जो कैरेज है जो अगर बॉर्डर पर खराब है
तो क्रॉप का भी पता होगा और उसके हिसाब से मूव करेगी। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पीछे पंजाब से भेजी है या सिंध से भेजी है, वो हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, और जो कैरियर है वो भी, और आगे जो सहूलतकार है वो भी, ये सारे के सारे गिरफ्तार होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। बहुत सी बातें की जमशेद इकबाल चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि पैसे ज्यादा मिलेंगे, प्रोड्यूस बेहतर होगी तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे किसान को। जी चीमा साहब, एक तो मैं बड़ी गुजारिश कहूंगा कि किसान थोड़े से परेशान नहीं, किसान बहुत ज्यादा बदहाल हैं। ये तारीख में पहली दफा, एक दफा पहले ये क्राइसिस आया था, लेकिन इतनी जलालत नहीं हुई थी जितनी अब एक एक बोरी के लिए किसान जलील हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें, पूरा पूरा दिन का ज़िया, सुबह 5 बजे उठते हैं 2 बोरी खाद के लिए और लाइनों में जाके लग जाते हैं। तो ये इस दौरे हुकूमत के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा जलालत का सामना पड़ा और उनकी तस्लील हुई है, जिसपे मैं समझता हूं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारान को अपने मुल्क के किसान से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि अब स्मगलिंग रोकने का क्या फायदा, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खाद स्मगल होगी और वहां पे स्टोरों के अंदर पहुंच गई है और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। आपने खुद कहा, चीमा साहब ने कहा कि ये हमारी सेल्फ प्रोड्यूस है, यूरिया खाद हमारी सेल्फ प्रोड्यूस है। जब यूरिया खाद के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जब खाद की जरूरत पड़ी, जब मुल्क के अंदर खाद की जरूरत थी, तो उस वक्त खाद स्मगल होना शुरू हो गई। अब जब पानी बंद हो गया तो अब मार्केट के अंदर हम कह रहे हैं जी हमने बॉर्डर सील कर दिए, बहुत ज्यादा खाद इस मुल्क से निकल चुकी है। किसान को पहले पानी पे खाद दस्तयाब नहीं थी, यूरिया खाद के लिए वो दर की ठोकें खा रहा था, जलील हो रहा था और उसको खाद नहीं मिल रही थी। जहां तक महकमा ज़राअत के अमले की बात है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसान को कोई सहूलत फराहम नहीं की, बल्कि वो छोटी छोटी पर्चियों के लिए किसान उनके दरवाजों के पे धक्के खाता रहा। लेकिन उनको अगर किसी को 50 बोरी की जरूरत हुई तो उसको सिर्फ 2 बोरी यूरिया अवेलेबल हुई। जी चीमा साहब से बात करते हैं। जी चीमा साहब, बहुत से गिने हैं, चौधरी साहब तल्ख हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी वजह यही है कि वो किसान इस वक्त परेशान है। लेकिन जो कह रहे हैं कि किसान से माफी मांगे, बिल्कुल हम माफी मांगते हैं कि बिल्कुल मांगते हैं, इस बात में कोई आर नहीं है। डेफिनेटली अगर किसी लेवल पे मिसमैनेजमेंट हुई है या उसकी डिमांड जो हम फोर्स ही भी कर रहे थे कि डिमांड बढ़ेगी, और हमने पिछले साल से प्रोडक्शन भी ज्यादा किया है। पिछले साल में तकरीबन 1.5 लाख टन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा आई है। तो दूसरा टेम्पो बढ़ाना शुरू में एक शॉर्टेज का, तो जो किसान को आप कहने तकलीफ हुई है, हम उसकी माफी मांगते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि यू कैन से बहुत ज्यादा स्मगल हो गई है, वो नहीं हुई। वो जिस वक्त पॉइंट आउट हुई है, देखें स्मगलिंग का जो अंडर द टेबल चीज होती है, वो जिस वक्त उसका मोमेंटम बनने लगता है वो पकड़ी जाती है या पॉइंट आउट हो जाती है। पॉइंट आउट हुई है तो उसी वक्त पाकिस्तान ने कहा कि सारे बंदे गिरफ्तार करो, और हुए वो। अब हम कर रहे हैं कि हम सिंध से जो शिफ्ट होती है उधर या पंजाब से होती है, पंजाब और इसका बॉर्डर जो है वो भी स्वाय कंपनी इनवाइस के मूव नहीं करेगी। ये आप कह लें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ना और यू कैन से कि कल चीफ मिनिस्टर पंजाब केपी ने शिकायत की कि जी हमारे यहाँ जो इनवाइस है फैक्ट्री की वो भी बाल नहीं आने दे रहे। तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा गया कि जो इनवाइस वाला माल है वो मूव करे। सो फैक्ट्री इनवाइस के बगैर माल मूव बलूचिस्तान या केपी या नहीं करेगा, और बॉर्डर के पास माल नहीं जाएगा। ये इस हद तक हमने इस पर पाबंदी लगाई है। दूसरी बात जो है कि पैदावार इंशाल्लाह बढ़ेगी, ये हम आपको गारंटी करते हैं। पिछले साल 27.5 मिलियन टन हुई थी, इस साल इससे भी ज्यादा होगी। गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है किसान को। और दूसरी बात जो देखें, ये जो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा इस हुकूमत में, इस हुकूमत ने किसान दोस्त, सबसे ज्यादा किसान दोस्त रही है ये हुकूमत। इस हुकूमत ने गन्ने के पैसे पूरे लेके दिए हैं, कॉटन के पैसे पूरे लेके दिए हैं, ट्रालियां कभी गन्नम की नहीं लगी, गन्नम के पैसे पूरे लेके दिए हैं। इस हुकूमत ने आप कह रहे दालों के, बाकी चीजों के, किसान की प्रोड्यूस का रेट सबसे बेहतर इस गवर्नमेंट ने लेके दिया है। किसान दोस्त गवर्नमेंट है, किसान के लिए ही सारी आप पहले पॉलिसियां हैं। सबसे बड़ी पॉलिसी इस वक्त देखें तो वाटर कंजर्वेशन के हवाले से देखें कि हम पानी की जो स्टोरेज है डबल कर रहे हैं। हम मैकेनाइजेशन में यहाँ पे 4-5 इंप्लीमेंट टोटल होते थे, अब 59 इंप्लीमेंट्स हैं जिन पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आधे पैसे गवर्नमेंट दे रही है। इसी तरह आप कह लें कि उनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो उसकी एनिमल्स की, उसमें काफी काम हुआ है। फिर सीड प्रोडक्शन में गवर्नमेंट ने 8,000 एकड़ अपना दे के बेसिक सीड वहां प्रोड्यूस कर रही है, लॉ चेंज किया है। बाकी आप कह लें फूड प्रोसेसिंग में बड़ा काम हो रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की ये जो आप कह लें कि ज़राअत का सेक्टर है
ज़राअत के सेक्टर में 10,000 अरब रुपए की इनकम बढ़ाने का हमारा टारगेट था। वो हम इंशाल्लाह 2028 तक इसको अचीव करेंगे। और पिछले 2 साल में 1500 अरब रुपए की हमारी जो इनकम है किसान की वो बढ़ी है। सो ओवरऑल आप कह लें कि एक मिस मैनेजमेंट को या एक कमी को ओवरऑल चीजों पे ना डालें, इस पे हम डेफिनेटली माफी मांगते हैं। बट बहुत अच्छे काम हो रहे हैं किसान के हवाले से और उसका फायदा भी हो रहा है। आगे फायदा इससे भी ज्यादा होगा, इसी रफ्तार से फायदा बढ़ेगा किसान का इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक, चीमा साहब हमारे साथ ही रहिएगा, ऐसा रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये खाद के बहरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सेगमेंट कंटिन्यूड रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं खाद के बहरान की। पूरे पाकिस्तान में जो खाद का बहरान चल रहा है, जमशेद इकबाल चीमा साहब फिर भी काफ़ी पुरुमीद है। वो कहते हैं कि एक अगर कोताही हुई है कुछ लोगों से उसकी माजरत, लेकिन जो यील्ड है वो इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी बुनियाद के ऊपर किसान को प्रोड्यूस का पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। आपने बात सुनी, मतलब चीमा साहब की एक उम्मीद भी दिला रहे हैं, उन्होंने माजरत भी कर ली। मेरे ख्याल में माजरत तो कबूल की जानी चाहिए, लेकिन जो बात हो रही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है जो पहले गवर्नमेंट्स ने नहीं किया। जी, मैं इनकी माजरत को कबूल करता हूँ और मैं गुजारिश भी साथ ये करता हूँ चीमा साहब से कि ये जो मिस मैनेजमेंट के बहरान हैं ये वक्ती होने चाहिए, ये लॉन्ग टर्म नहीं होने चाहिए। इस पे भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि ये जल्द ख़त्म हो जाए। अब किसानों के अंदर शायद मजीद सख्त नहीं है। दूसरा, एक गुजारिश इस मौके पे ज़रूर करूँगा कि चाइना जैसे मुल्क को एग्री ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए कम अज़ कम 20 साल लगे। हमें इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। ये ऐसे सिस्टम मुल्क के अंदर जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं उनकी तबाही का बायस बन रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों पे दोबारा गौर करना चाहिए। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, किसान और रिसर्च के इदारों के अंदर बैठे हुए जो हमारे साइंसदान हैं, इनके साथ बैठ के एक दफ़ा मैं चीमा साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा बैठ के इनके साथ फिर नेगोशिएट करें, इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, ताकि इस मुल्क के अंदर जब कोई सिस्टम आए तो उस सिस्टम की सपोर्ट के लिए सारे लोग खड़े हों। इस वक्त किसानों के अंदर भी और ज़रूरी तहकीकाती इदारों के अंदर भी ये जो एग्री ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है इसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर इससे उम्मीद करता हूं हुकूमत से कि ये फौरी तौर पर ये जो खाद का बहरान है उस पर काबू पाए और ये जो इनडायरेक्ट किस्म की सब्सिडी इसको फौरी तौर पर विड्रा किया जाए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बिला वजह की मुदाखलत है जिससे किसान जो है तजलील उनकी हो रही है, इसको ख़त्म करवाया जाए और मार्केट को ओपन करवाया जाए और सस्ते दामों किसानों को इनपुट्स फराहम की जाए। जी चीमा साहब, आपने बात सुनी चौधरी साहब की, मतलब जो 2-3 सिफारिशात हैं उस हवाले से ज़रा फरमाइएगा कि उसके बारे में कितनी ज़्यादा जल्दी अमल दरामद हो सकता है। बेसिकली इसमें जी ये जो रिसर्च के अदारों के हवाले से ये है कि वहां पे साइंटिस्ट कम हैं और सपोर्ट स्टाफ ज्यादा है। सो हम ओवरऑल जो रिसर्च का सिस्टम है उसको अपग्रेड कर रहे हैं कि उसमें साइंटिस्ट ज्यादा हों, रेशियो टू द सपोर्ट स्टाफ साइंटिस्ट ज्यादा हों, और जो दूसरा स्टाफ है जो पॉलिटिकल बुनियादों पर भर्ती होते हैं क्लास 4 के और ये वो ड्राइवर और क्लर्क वगैरह भर्ती हो जाते हैं वो कम हो, साइंटिस्ट ज्यादा हो। और दूसरा ये कि साइंटिस्ट के लिए बेनिफिट रखा जाए कि जो कोई चीज बंदा इन्वेंट करता है या कोई इम्प्रूव करता है, कोई ऐसी चीज ऐसी इंटरवेंशन बताता है जिससे पैदावार में इजाफा होता है या कास्ट प्रोडक्शन कम होती है, तो उसे उसका बेनिफिट मिले। तीसरा यह कि इनको सेक्रेटरीट के चक्करों से बचाया जाए। ये इनका अपने बोर्ड हम बना रहे हैं, वो बोर्ड ही जो वो बजट की डिस्ट्रीब्यूशन हो और बोर्ड को जो लोग सुपरवाइज कर रहे हों या उस बोर्ड पे लोग हों वो स्टेक होल्डर हों। वो आप पहले किसान तंजीमों के लोग हों, वो साइंटिस्ट हों, वो रिसर्चर हों, वो अकेडमिया के लोग हों, वो इंडस्ट्री के लोग हों, वो लोग जो आप कह लें कि जो डायरेक्ट उससे इम्पैक्ट जिनको होता है वो लोग हों, ना के बाबू हों। सो ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम बन रहा है इसका कि ये एक यू कैन से फीते से बच जाएंगे जो मेन ऑपरेटर या ऑपरेशनल बोर्ड होगा, ऑपरेट करने वाला बोर्ड होगा, वो आप कह लें कि एक बड़ा यू कैन से एक बैलेंस और स्टेक होल्डर्स का होगा। और साइंटिस्ट जो है वो जो काम करने वाला बंदा है उसको फायदा होगा। जो बंदा आप पहले 4 घंटे दफ्तर आता है, ये दफ्तर हाजिर किताब के जाके अपना बिजनेस करता है, उन लोगों के लिए ये सिस्टम सूट नहीं करता उनको। और इस वजह रिसर्च में यू कैन से कि ओवरऑली आपको पता है कि गवर्नमेंट में लोग काम कम करते हैं,
बट गवर्नमेंट में तो काम कम करते हैं, बट एग्रीकल्चर रिसर्च में काम कल भी बात हो रही थी कि उससे भी कम है। ये जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है काम करने का, उससे भी कम है, क्योंकि जो भी महकमे होते हैं पब्लिक डीलिंग के, उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है कि एक वापडा में बंदा गया है तो उससे जाके मीटर ठीक करना है या पढ़ना है, या उसने आप कहने को तारें ठीक करनी है, कोई ट्रांसफार्मर लगाना है, उसे लगाना पड़ता है, वासा का बंदा उसे कोई काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो एक ओपन सा फील्ड होता है कि काम अपनी मर्जी, टोटल सेल्फ इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे काम की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी तो है ही है लेकिन क्वांटिटी भी बहुत कम है। लिहाजा यू कैन से ये सिस्टम ज्यादा। अच्छा चीमा साहब, अगर हम देखें, चीमा साहब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, डेफिनेटली बात ठीक है जो सब्जी हमें हमारा रब्ता किसान बंदी को ज्यादा होना चाहिए, वो इंशाल्लाह चला बढ़ाएंगे इनको कॉन्फिडेंस में लेके। तो किसानों की फलाह के लिए हमने मिलकर काम करना है, उसमें मीडिया भी अपना रोल प्ले करे और किसान बंदी में भी करें। गवर्नमेंट जो है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, वो बड़े कमिटेड है कि हम देखें, उनको बिल्कुल क्लैरिटी इस बात की कि जो किसान है वो 3 चीजें देता है। एक वो फूड, फीड और फाइबर देता है, दूसरा ये कि वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल देता है, तीसरा आप कह लें कि वो खुराक को सस्ता रखने में एक हेल्प करता है, इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट में हेल्प करता है। चौथा जो है कि माइग्रेशन टू द फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, इसको रोकने का सबब जो है या इसको मिनिमाइज करने का जो सबब है वो किसान बनता है। हम अगर रूरल डेवलपमेंट करेंगे तो फिर किसान जो है वो सारी के वो शहरों को उसकी माइग्रेशन जो है वो रोकेगी। लिहाजा ये चारों काम जो हमने किसान से लेना चाहते हैं, ये ले रहे हैं या इसको फर्दर बेहतर करना चाहते हैं, ये करने के लिए हमें किसान को सपोर्ट करना है और कर रहे हैं। फर्दर हम सपोर्ट बढ़ाने जा रहे हैं, किसान की सपोर्ट कम नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसान के साथ खड़े हैं, वो किसी आप कह लें कि कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी इंडस्ट्री ला। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। किसान का बहुत मेहरबानी सर। बातें बहुत सी हो गई, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कम से कम इन कोई इस्लाहात ऐसी होंगी जिसकी बुनियाद के ऊपर बेहतरी आएगी। खाद की आपने फौरी तौर पे बात की, इस क्राइसिस से भी निपटा जाएगा और पूरे पाकिस्तान में इसका सिलसिला पहुंचाया जाएगा। साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि साइंटिस्ट का बोर्ड जो है वो बनना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। अभी इजाज़त दीजिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट्स में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो अशिया महंगी हो रही हैं उसके साथ हमारी रस्म व रिवाज भी महंगी होती चली जा रही हैं। शादियां जो इन दिनों त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है, शादियों के बारे में भी है कि इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं अभी हरमीत कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से जो बड़े पैमाने पर ठेके लेके शादियों के फंक्शन वगैरह अरेंज करते हैं, मैं पूछ रहा था कि ये जो शादी की फिल्में ये कितने की बन जाती हैं। तो वो कहने के कि पिछले दिनों एक फैमिली ने एक शादी की फिल्म बनवाई है जो 50 लाख रुपए में बनी। उसकी वजह यह है कि वो ले गए दूल्हा दुल्हन को गाने शूट करवाने के लिए मुल्क से बाहर, और वहाँ जाके उन्होंने शूट करवाए। तो ये फरसूदा किस्म के रस्म व रिवाज जिसके ऊपर लोग इतने पैसे खर्च कर देते हैं, इसका कोई तदारुक होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सवात में जब हम जाएंगे, आप तो खुद चूँकि सवात के रहने वाले हो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो वहाँ पे शादियों की रस्मात किस तरीके से अंजाम पाती हैं। वहाँ के एक गांव के बासियों ने ये तहसील मन्ना के मना मटा है मटा मेरे ख्याल में तहसील मट्टा के बासियों ने यह फैसला किया कि शादियों पे कम से कम पैसा हमने खर्च करना है, और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो बारात आएगी उसको भी बहुत कम मिकदार में हम खाना देंगे, या जो भी है बहुत कम तरीके से उनकी तवाज़ो करेंगे। और जो दूल्हा वाले हैं वो भी इस बात पे राज़ी हो गए कि बहुत ज़्यादा एलेबरेट किस्म के खाने करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ ये हुआ कि जहेज़ नहीं दिया जाएगा, और बड़ा खुश आइंद है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमने बड़ी ज़्यादा ख़ासकर हमने फिल्मों से, ड्रामों से चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट की हैं, और यही वजह है कि फ़ोटोग्राफी के लिए जिस तरह आप जिक्र करने से में कई लोग हम देखते हैं कि कई लाख रुपया जो है, जिस तरह 55 लाख रुपया उन्होंने बाहर जाके शूट करने में से लगाया, तो ऐसे में बारातियों के लिए अब कई तो हम ये देखते हैं कि
बेटियों के लिए भी सोने की अंगूठियां या कोई मुंदरियां या ये चीजें जो है वो बनाई जाती हैं, तो ऐसे में खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है और ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों में ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ इस ट्रेंड की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते अमीर घरानों में हुए होते हैं, तो उनको समझ नहीं होती, उसके लिए फिर वो बेचारे जाके उधार लेते हैं या तो फिर सूद पे उधार लेते हैं या बेचारे उधार लेने के लिए और मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में शादियां तो करनी होती हैं बच्चों की, अपने बच्चों की। तो ये जो रिवाज है, ये वो फरसूदा निज़ाम हमने अपनाया हुआ है। मेरे ख्याल में चाहे बहुत ज़्यादा आसानी है, हर धर्म में बहुत आसानी कि भैया आपने मिठाई खा ली और बस निकाह हो गया और मुबारकबाद दे दी, बड़ा आसान सा तरीका है। लेकिन हमने वो सारी चीज़ें फिल्मेटिक तरीके से हमने वो करनी है और उसी तरीके से फिर अपना रस्म व रिवाज जो है उसको उतना खींचना है कि उसमें जितना खर्चा होता है, जितना पैसे का ज़या होता है, तो वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। ऐसे में कई शादियां रुक जाती हैं, कई शादी में मसाइल हैं, कई बच्चे बगैर शादियों की बैठी हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है। हाँ, ऐसा करते हैं, जरा एक रिपोर्ट देखते हैं। समद अंजुम की पहले जो तहसील मट्टा से उन्होंने बना के हमें भिजवाई है, वहाँ के बासियों ने क्या फैसला किया, किस तरीके से कर रहे हैं, आइए चल के पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सवात के तहसील मठा के इलाका दुरुशखेला में शादी की तकरीबात अब सादगी से मनाई जाएगी। गाँव दुरुशखेला के इमाम मस्जिद और इलाका मशरन का मुत्तफिका फैसला। इस तहरीक के सरबराह डॉक्टर अनवर का कहना है कि अब दूसरे तहसीलों से भी राबिते शुरू हुए कि ये रिवाज हमारे इलाके में भी कायम हो जाए। अभी ये दूसरों तहसीली से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कि आप जो मिनट्स लिखे है वो आमदेदी का इसके तरीक़ाकार के है, बहुत सारी उसको अप्रिशिएट करती है और अपनाना चाहते हैं। जरगा मशरान का कहना है कि निकाह में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे होते थे और अब ये फैसला किया गया है कि निकाह में खजूर और शरबत पेश किया जाएगा। इमामी मस्जिद का कहना है कि ये सुन्नती रसूल है और इसको लोग भी बहुत पसंद करते हैं। सबसे बेहतर तरीके से लोग पसंद करता है और खुश होता है कि यार ये काम, ये निज़ाम आए, ये के लिए एक आसानी भी है और खुदा और रसूल की तरीका भी है। फैसले में ये भी तय हो गया है कि जहेज का सामान कम से कम करे, जबकि दुल्हन के घर वाले दुल्हा के घर वालों को किसी किस्म के नकदी या सोना नहीं देगा। तहरीक चलाने वाले मशरान का कहना है कि अगर शादी में इस तरह के फैसले जिसमें मेहर इस्तिताअत के मुताबिक हो और खुशी की इस रिश्ते में एक खानदान दूसरे के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेगा, तो एक तरफ सुन्नती रसूल अदा होगा, दूसरी तरफ माली तावान भी नहीं होगी। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। जी, आपने देखी रिपोर्ट ये समद अंजुम की। समद अंजुम अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी चल के बात करेंगे। लेकिन ज़रा जो हमने बात की कि बहुत ही अच्छी ये एक आगाज़ किया गया रस्म का, जो सुन्नत रसूल के मुताबिक है कि आप कम से कम जहेज़ दें। आप दुल्हन जो वाले जो हैं वो दूल्हा के ख़ानदान की जब तवाज़ो करें तो सिर्फ खजूरों और शरबत से करें। तो हरमीत, आप जैसे पहले भी बात कर रहे थे, अभी समद अंजुम से भी बात कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरीके से इस रिज़ल्ट तक वो पहुँचे कि ये तरीक़ेकार होना चाहिए और इसमें जो इलाकाई मौलाना हजरात हैं उनका क्या रोल है, इलाके बड़ों का क्या ताल्लुक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल साहब, आपको और हमीद भाई को सलाम। बहुत ही अच्छा आप ने लोगों ने ये कदम उठाया है। इस पे क्या पहले बहुत जहेज दिया जाता था, बहुत लोग डिमांड करते थे सोने का या दुल्हन वालों से कि पैसे दिए जाए, ये तकाजे क्या होते थे जिसकी बुनियाद के ऊपर मसाइल पैदा होते थे? सर, मैं ये पूरा कहानी आपको सुनाऊंगा कि ये तहकीक स्वात तहसील मठा के इलाका दुरुशखेला से शुरू हो चुकी है। जो एक डॉक्टर है, अनवर नाम है, जो पेशे से एक डॉक्टर भी है, उसमें वो भी इस तहरीक का बानी है। जब हमने उससे सवाल किया कि ये सोच आपको कैसे आया कि शादी अब सादगी से मनाएगी, उन्होंने हमें एक वाक़या सुनाया कि हमारा एक दोस्त है, उसकी जिसके घर में फूल जैसे खूबसूरत बच्चियाँ थी, वो बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो हमारे साथ मौजूद था कि किसी ने रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया और उनके आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे पास घर के खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं, तो हम बच्चों के लिए जहेज का सामान कहाँ से खरीद लेंगे। तो डॉक्टर अनवर ने कहा कि उस वक्त हमने ये टाल ली, इस रिवाज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके दिन के बाद ये तहरीक हमने स्टार्ट की। बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया। एक चीज हमने देखी है। जी जी जी
जी हरमीत, आप समझ से बात कर रहे अच्छा हैं। समझ, एक चीज हमने देखी है कि उमूमन ये चीजें बड़ी तय हो जाती हैं। मुझे भी याद है कई सवात के कई इलाकों में पहले भी हो जाती थी, लेकिन कई घराने जो है वो इत्तेफाक नहीं करते और फिर ये जो रीत है, ये जो रिवाज है, ये बड़ा आसान सा तरीका है शादी ब्याह के लिए, वो फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसे में ये जो दुर्शकीला में ये मामला तय हो गया है, तो इसमें पूरा जिरगा भी बैठा था कि जिरगे के सामने ही सारी चीजें तय हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस तहरीक के अलावा बहुत इससे और भी बहुत कुछ लोग हैं, वो भी इससे खुश है। इन लोगों ने इंतजामिया के एहलकारों के साथ भी मीटिंग की है, उन्होंने भी उनके साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है कि हम भी आपके साथ हैं। और हम आपको बताते चलो हरमीत भाई की ये अभी तहसील माटा की नहीं, तहसील कबल में भी, तहसील चारबाग में भी आया है, जहाँ पर जो तंजीमें हैं उन्होंने भी ये टाल ली है कि हम इस तरह रिवाज को कायम कर लेंगे। समद, ये हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये रिपोर्ट देखी होगी बाकी मुल्क के लोगों ने, और जहाँ जहाँ मतलब इस तरीके पे जहेज बहुत ज़्यादा लिया जाता है वो भी इसको मिसाल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि दुल्हन के ऊपर बोझ कम से कम हो। दुल्हन वाले जो हैं, जहाँ जहाँ लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं लोगों की, वो तो बहुत खुश होंगे। क्या दूल्हा वाले भी उतने ही खुश हैं? जी बिल्कुल, दुल्हा वाले भी बहुत खुश हुए और जो दुल्हन के घर वाले उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इससे पहले हरमीत भाई ने जिस तरह बता दिया कि हमारे रिवाज बहुत सख्त है, जिसमें वो दुल्हन के घर वाले दुल्हा के घर वालों को खाना भी देते थे, सोने की अंगूठी भी कर देते थे और बहुत कुछ खर्चे होते थे। लेकिन उसके बाद उसने ये रस्म रिवाज को खत्म करके अब मस्जिद में ये निकाह पढ़ाएंगे और निकाह में ओनली सिर्फ खजूर और शरबत ही होंगे, जिससे खर्चे भी कंट्रोल हो गए। और बारात के लिए 5 गाड़ियों से 10 गाड़ियों तक बारात होगी और मेहर इस्तेदाद के मुताबिक होगा। जी हरमीत। अच्छा समद, अगर हम देखें तो बहुत अच्छे इक़दाम है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि तहसील चारबाग और दीगर जो इलाके सवात के, उसमें भी इस रीत को अपनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो ज़्यादातर अब नौजवान जो हैं उनका क्या ख्याल है, क्योंकि नौजवान भी एक हिस्सा है, वहाँ पे भी कुछ तंजीमें नौजवानों की भी बनी होती है, उनकी जानिब से क्या इस फैसले को किस तरह सराहा जा रहा है, क्योंकि नौजवान ज़्यादा एक्टिव हमें सवात और इलाकों में नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, हामिद भाई ऐसा है कि ये से नौजवानों के तो मैंने पूछा नहीं है, लेकिन उसके जो मशरान है जिसके बोझ उनके सर पे है, मशरानों के सर पे है, वो इस तहरीक को फॉलो भी करते हैं। वो इस तहरीक में एक पम्पलेट छपाई है कि वो हर एक इलाके में उन्होंने जवानों ने खुद ही अपने हाथों से तकसीम किए हैं। इस तरह रिवाज को कायम होने चाहिए। जवान भी इससे खुश नजर आते हैं कि उन्होंने जो पम्पलेट उन्होंने बनाए हैं, जिस पम्पलेट में उन्होंने जो तरीक़ाकार है निकाह के, जो तरीक़ाकार है उनके जो उज़र है और इयादत करने के लिए, वो तरीक़ाकार जो उसने पम्पलेट में छपाई है, उन्होंने जवानों ने इस इलाकों को तकसीम किया है। तो इससे जाहिर बात है कि ये जवान भी खुश है। बहुत मेहरबानी समद, थैंक यू वेरी मच। बड़ी तफसील से आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है। हरमीत, थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लें, कल पार्लियामेंट के नाम पे जो बड़े बड़े लोगों के टैक्स के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, ज़रा उसकी भी बात हो जाए। मेरे ख्याल में आप और हम बैठे हुए तो ये ज़रा हो जाए कि किसने कितना टैक्स दिया और इतना कम टैक्स क्यों दिया। बुज़दार साहब ने तो 2000 रुपये टैक्स दिया और वो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं हमारी ज़रा ही आमदनी है। शौकत तरीन साहब PTI के जो हैं उन्होंने शायद सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, 2 करोड़ 66 लाख रुपए उन्होंने टैक्स दिया है। JUI के तलहा महमूद ने 3 करोड़ 22 लाख रुपए टैक्स दिया है। नजीब हारून PTI के, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स दिया, उन्होंने भी काफ़ी दिया। आसिफ जरदारी साहब ने सिर्फ 22,18,000 टैक्स दिया, हालांकि उनकी आमदन को 28 करोड़ के करीब है माहाना। तो इस हवाले से ज़रूर कमेंट करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज़्यादा कम दिया है। बिलावल ने तो शायद 5 लाख टैक्स दिया है टोटल सारे साल का। ये जी। लेकिन यहाँ पे ये देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, फिर उसके सासू की बात की जाए तो वो सिफर टैक्स, मतलब टैक्स नहीं दिया कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा, मतलब उनके हालात इस किस्म के हैं कि वो सिर्फ टैक्स देने के काबिल ही नहीं रहे। तो ये हालात हैं। हम कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, लोगों से टैक्स कलेक्ट होगा तो मुल्क खुशहाली जो है मुल्क में आएगी। लेकिन हालात ये है कि आप देखें महमूद खान जो है, क्योंकि महमूद खान को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं उस इलाके का हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, तो 66,000 रुपया उसने दिया। और खसरू बख्तियार की अगर हम बात की जाए तो 1.5 लाख रुपया, यानी
हालात अंदाजा आप लगाएं, फिर शहबाज शरीफ साहब का आप अंदाजा लगाएं सर, कितनी फैक्ट्रियां, इतनी सारा कुछ होके 82 लाख रुपया दिया है। तो समझ नहीं आ रही है कि हम कहते हैं कि टैक्स लगाओ लोगों पे, अशराफिया पे, उनसे टैक्स निकालो, जो खुद ये बातें करते हैं खुद क्या टैक्स देते हैं वो हमारे सामने ये बातें, अफसोस होता है इस बात का। कैसे चलेगा ये निज़ाम, कैसे ये सिस्टम इस पटरी पे दोबारा चढ़ पाएगा, ये जब इस किस्म की हम कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन होगी और हम अपने असासे इस तरह छुपा के जो चीज़ें हैं वो सामने लाएंगे नहीं, तो फिर मेरे ख्याल में हालात इस किस्म के होंगे कि हम IMF की गोद में फिर बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर लोन लेंगे। हाँ बिल्कुल हरमीत, आप सही कह रहे हो। मतलब ये है कि पलवशा खान ने भी ज़ीरो टैक्स दिया है। वो लोग जिनके असासे बहुत थोड़े हैं उनके बारे में तो हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं, उनके असासे कम है। लेकिन जैसे आपने महमूद खान का कहा, साल में एक साल में 66,000 रुपये टैक्स दिया उन्होंने। खुसरो बख्तियार में दोबारा दोहरा दूं कि इतनी शुगर मिलें उनके बारे में कई जातियाँ उनकी हैं, उन्होंने 1.5 लाख रुपये टैक्स दिया। इनसे तो बेहतर इमरान खान साहब रह गए कि जिन्होंने 98 लाख टैक्स दिया है। 4 करोड़ और 4.5 करोड़ के करीब उनकी आमदन है टोटल जो साल की। शहबाज शरीफ साहब की आमदन कहीं ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन उन्होंने 82 लाख टैक्स दिया। और इनके बराबर ही तकरीबन आमदन जो है बिलावल की, हमने पहले बात की, बिलावल ने 5 लाख रुपया साल का टैक्स दिया। ये पता नहीं क्या करते हैं। ये कह देते हैं जनाब हमारी आमदन ज़रई आमदन है, और ज़रात के ऊपर चूँकि टैक्स नहीं होता उस बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में ये अब बहुत वक्त आ गया कि ऐसी जो इनकम हो जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो, उसके भी टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ख्याल देखिए रोम साहब, अगर हम देखें आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में मैं अजीम नज़ीर तारड़ को देखूं तो उन्होंने 25 लाख रुपया दिया है और आसिफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ 22 लाख रुपया दिया है, यानी 22,18,000 रुपया। ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे सामने जो वज़रा की लिस्ट आई है तो वो बंदा हैरान हो जाता है, परेशान भी हो जाता है कि इतना टैक्स जो है एक आम आदमी, हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके, अगर इनकी हम बात करें जो इन्होंने एक हिला बहाने जो बनाए हुए हैं, सामने जो चीज़ें लेके आए तो वो ज़राई ज़मीनों को सामने लेके आए, लेकिन हकीकतन चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे रिपोर्ट जो आती है या हमारे सामने जो चीज़ें सामने आती हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आती हैं। लेकिन टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, फिर टैक्स की बात की जाए तो हालात इस किस्म के हैं। हम बात करते हैं हमेशा जब इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, और हम जो कर्ज़ों की, ये मुल्क जो कर्ज़ों पर चल रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से हम कर्ज़े ले रहे हैं, तो ख़ासकर IMF के बाद उसकी जो शराइत हैं दिन प दिन कड़ी शराइत हम पे लागू हो रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें या दीगर चीज़ों की बात करें, हर चीज़ पर एक नया टैक्स लागू है। 17% आपने टैक्स लगा दिया है खाने पीने के अशिया पे, उससे एक आम आदमी भी मुतासर हो रहा है। जिस तरह शौकतरीन साहब ने कहा कि भाई क्या फ़र्क पड़ गया कि 2 अरब रुपए का टैक्स लग गया। आप अंदाज़ा लगाएं सर कि जो दूध है हमारे मुल्क में, पूरी ग़िज़ा जो है बच्चे को नहीं मिलती। बच्चों को जो दूध पिलाने वाला इंपॉर्टेंट दूध है पाकिस्तान में तो वो बनता नहीं, उसकी जो मटेरियल है वो बाहर से मंगवाए जाते हैं। वो दूध अगर बच्चा नहीं पिएगा तो उसकी कैसे जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है ये सारी चीजें जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं। बिल्कुल सही है। हम अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी और इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने अभी ज़ेर बहस लाना। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कोलगेट के बारे में मैं आपको बताऊं, कोलगेट स्पार्कल दांतों की हिफाजत के लिए एक मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग और इसमें शामिल है पर्ल पाउडर। ये तीनों अज़ा ऐसे हैं जो आपके दांतों की बेहतरीन सफाई करते हैं। कोलगेट स्पार्कल में ये जो तीनों अज़ा हैं ये दांतों को मजबूती फराहम करते हैं। फ्लोराइड हो गया, वो दांतों की मजबूती के लिए बेहतरीन है और कीड़ा लगने से महफूज रखता है। लौंग आपके दांतों की तकलीफ़ और दर्द में आपको आराम पहुंचाता है और सांसों को महक देता है। और फिर पर्ल पाउडर जो दांतों की चमक को बरकरार रखता है, दांतों को चमकीला बनाता है। ये तीनों अज्जा मिल के आपकी हिफाजत करते हैं, दांतों की आपको चमक देते हैं और आपको तकलीफ़ से महफूज रखते हैं। फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, ये तीनों अज्जा कोलगेट स्पार्कल की एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसने बहुत मेहनत से ये अज्जा बना के आपके लिए तैयार किए हैं और ये
आपके लिए बेहतरीन सलूशन है दांतों को हिफाजत के लिए। एक बात याद रखिए, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद आपने अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से 2 दफ़ा ज़रूर साफ़ करना है। इसके अलावा भी दिन में अगर आपको मौका मिले कोलगेट स्पार्कल से अपने दांतों को साफ़ करें। और ये भी याद रखें कि कोई भी चीज़ मीठी खानी हो तो उसके बाद अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से ज़रूर साफ़ करें। आपके दांत महफूज भी रहेंगे, आपके दांत बेहतरीन भी रहेंगे, तकलीफ़ से भी निजात होगी, कीड़ा लगने से भी महफूज रहेंगे। जी हरमीत। बिल्कुल रऊफ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल इस वक्त दांतों के हवाले से, खासकर हम हमेशा जिक्र भी करते रहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉफ़ी चाय अब वो नॉर्मल हो गई है रूटीन में। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ऑफिस में बैठे होते हैं या घरों में बैठे होते हैं, तो हमारे यहाँ तो जब सर्दियाँ हों तो सर्दियों में ज़्यादा चाय पी जाती है, कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। इसी तरह कई नौजवान जो है, कई लोग ऐसे हैं कि स्मोकिंग भी करते हैं, तो उसमें दांतों के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो। जिस तरह फार्मूला, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कोलगेट स्पार्कल एक मुकम्मल टूथपेस्ट है, अगर हम इसमें देखें पल पाउडर जो है, अगर आपने, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है आजकल के नौजवानों के लिए सेल्फियाँ भी, वो अक्सर रोमा कहती है कि सेल्फियाँ भी लेनी होती हैं, तो जब आप सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं तो ज़ाहिर बात है स्माइल देनी होती है, स्माइल देनी है तो ज़ाहिर बात है कि उसमें दांत कम से कम चमकदार नज़र आए। तो ऐसे में पर्ल पाउडर जो है वो दांतों को ज़्यादा बनाता है चमकदार। इसी तरह हम फ्लोराइड की बात करें तो बहुत सारे मसाइल जो हैं, बहुत सारे दांत जो हैं उनको ये मसाइल होते हैं कि दांत जो है कुछ आपने कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है कोई ऐसी ऐसी चीज़ें खाना कि वो ज़्यादा सख्त हों, तो उसमें कई जो दांत हैं उनको बड़े मसाइल के सामने, तो फ्लोराइड वो काम कर लेता है कि आपके दांतों को मज़ीद मजबूत बना लेता है। फिर ऐसे में दर्द जो है, बहुत सारा मसाइल जो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है रात को सोते हैं या किसी न दिन के किसी न किसी वक्त जो है उनको लौंग या दर्द जब तकलीफ होती है तो वो लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही टूथपेस्ट में मुहैया हैं। आप आसानी से कोलगेट स्पार्कल अगर आप 2 टाइम, मैं तो कहता हूँ कि 3 टाइम आप करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि एक तो सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं नाश्ता करने से पहले आप ब्रश, तो वो तो एक लाजमी जुज़ है, बहुत सारे लोग वो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि भैया आपने नाश्ता कर दिया तो उसके बाद भी टूथब्रश करना है। तो मेरे ख्याल में वो डॉक्टर साहबान भी ये कहते रहते हैं कि नाश्ते के बाद भी बहुत सारे ज़रात जो हैं वो रह जाते हैं, तो ऐसे में टूथपेस्ट कोलगेट स्पार्कल से करना चाहिए। रात के वक्त उमूमन बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही सो जाते हैं खाना खाने के बाद, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ज़रात जो हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स वो बन जाती हैं आपके इस खाने के ज़रिए, जो ज़रात रह जाते हैं। तो अगर आप कोलगेट स्पार्कल से ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, और आप, मैं समझता हूँ कि आपके दांत जो है वो जो ज़रात हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं, वो जो जर्म्स हैं, वो उसी के ज़रिए निकल जाते हैं और आपके दांत जो है वो दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होते चले जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि सफ़ेदी के साथ साथ ये मजबूत और ये जो तकालीफ है, जो खासकर गम्स के मसाइल हैं, तो इसमें वो तमाम तर फार्मूले भी शामिल हैं रऊफ साहब। कि अगर हम देखें तो जो गम्स के मसूड़ों की सूजन है तो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो कोलगेट स्पार्कल वाहिद वो जरिया, और साथ साथ अगर हम बताएं तो हमने तो पहले भी कई लोग कुरानदाजी में कई इनामात भी जीत चुके हैं, तो हम तो कहते हैं भैया अपने दांत मजबूत बनाओ और साथ में कोई इनाम भी हमसे लेके चलो। सो ये एक अच्छा सा वो सबके लिए एक ऐसा मौका जो है कोलगेट स्पार्कल लेके आया है, जिसकी बदौलत आपको बहुत ढेर सारे इनामात भी मिल सकते हैं। अगर आप अपनी जो तस्वीर है व्हाट्सएप, अपनी जो वीडियोज़ है वो अगर आप हमारे नंबर पे शेयर कर देते हैं तो उससे आपको बहुत ढेर सारे मुबारकबाद। बल्कि कुरानदाजी का जो एक नया सिलसिला हमने शुरू किया गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम ये तो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये कुरानदाजी की तरफ ज़रिए बहुत सारे तोहफे तहफ़ मिले हैं। तो आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अगर आपने भी इस कुरानदाजी का हिस्सा बनना है और आपने भी इनाम कोई जीतना है तो अपनी एक आदत तस्वीर जो है वो वीडियो के साथ या तस्वीर के साथ वो आप हमें अरसाल करें, तो जल्द अज जल्द आपका नाम भी हम शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हरमीत ने बड़ा भरपूर पैगाम दिया है। आपके दांतों की भरपूर हिफाजत के लिए कोलगेट स्पार्कल एक बेहतरीन फार्मूला है जिसमें फ्लोराइड, लौंग और पल पाउडर शामिल है। इसको ज़रूर अपनी लाजिम हिस्सा बनाएं अपने रोज़मर्रा रूटीन का। दिन में कम से कम 2 दफ़ा दांत साफ़ करें, आप महफूज रहेंगे, आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी और आपके दांतों में चमक भी रहेगी। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो रिपोर्ट पतझड़ के मौसम के हवाले से है। पतझड़ में पत्तों का क्या रंग होता है, वो जो एक छोटी सी वो आपने नेरा नूर की गाई सुनी भी होगी कि फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। वो पत्तों की उदासी जो है वो क्या क्या कोई याद दिला देती है। तो आइए चल के पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
पत्तों को छोड़ देता है अक्सर खिज़ां के वक्त, खुदगर्जी ही कुछ ऐसी यहाँ हर शजर में है। जब खिज़ां रुत जर्द चेहरा लिए आन पहुंचे तो पत्ते शिद्दते सरमाई के खौफ से नारंगी लिबादा ओढ़कर चार सू बिखर जाते हैं और पेड़ तिश्ना लबी से रफ्ता रफ्ता सूख जाते हैं। खिज़ां जब जर्द पत्ते तैरते हुए बख्त की तेरगी का गुबार बढ़ाते हैं, जब ठंडी धूप दूर जाती हवा स्याह पड़ते पानियों और जर्द जर्द रास्तों में खो जाते हैं। मैं खिज़ां की धूप का आईना कि मैं एक हो के हजार हूँ, कहीं आंसुओं का हूँ काफिला, कहीं जुगनुओं की कतार। कबाए बर्ग उतारते शजर, उदास लम्हे, धड़कनों की कपकपाहट और धूप का मानूस सा लम्स, तब आहें पिघल कर मोम हो जाती हैं। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजे बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिए जलाना जला के रखना कमाल ये है। मौसम गुल पर खिज़ां का जोर चल जाता है क्यों, हर हसी मंजर बहुत जल्द बदल जाता है क्यों। कहते हैं उदासी भी जर्द मौसम का अक्स होती है, जो ज़हनो दिल की बोसीदा इमारत खसो खाशाक होकर सनसनाती हवाओं के साथ फिजा में गिरते पत्तों की मानिद लगती है। खिज़ां उदासी, पुरिसरार खामोशी और फिक्र अंगेज गहराई भी, राहों में बिखरे सूखे पत्ते और सर्द हवाओं से इंसान पर दिल फरेब सहर तारी कर देती है। मौसम आंखों को एक सपना याद रहा, सदियां जिसमें सिमट गई वो लम्हा याद रहा। जर्द रुतों के मौसम भी अजीब होते हैं। सर्द और खुश्क हवाओं से सहमे हुए सूखे पत्ते दरख्तों की बरहना होती हुई शाखों पर अपनी बका की आखिरी जंग लड़ते नजर आते हैं। कैमरामैन असद शेख के साथ आयशा नूर, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद। जी आपने ये रिपोर्ट देखी। अभी चलते हैं कराची, जो ओमिक्रॉन ने खतरा बढ़ा दिया है। रोज़ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इनमें जहाँ पे 1% से भी नीचे परसेंटेज थी बीमार लोगों की, वो बढ़ के अब 7% से ऊपर चली गई है। तनवीर मुनीर कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के पूछते हैं हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, आम पब्लिक क्या अभी भी इसी तरह से वैक्सीनेशन के बारे में हिचकिचाहट का शिकार है या कोई और मामला है। तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बड़ा अच्छा देखा मुझे, मैंने लगा आपको देख के कि आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन बाकी पब्लिक का क्या हाल है? ओमिक्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है और कराची को पहला गढ़ इसने बनाया, इस बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए कराची को इससे पहला गढ़ बिल्कुल बनाया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ओमिक्रॉन के हवाले से जो है वो स्मार्ट मिनी लॉकडाउन जो है वो लग चुका है। इस वाक़े को भी तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। हालांकि 2 दिन से हम रिपोर्टिंग इसी हवाले से इसी मकाम से कर रहे हैं, जबकि कहा यह भी जा रहा है जो वहाँ उस मकाम पे देखा जाए तो क्योंकि वहाँ जो है वो उस गली के अंदर काफ़ी केसेस आए थे ओमिक्रॉन के, तो जिसकी वजह से वहाँ अभी सूरत हाल ये है कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इस मकाम पे जो है वो स्मार्ट मिनी लॉकडाउन लगा है और हिफाजती इकदाम होने चाहिए, मगर वहाँ जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि देखने में माजी में ये आया है जब कोरोना के केसेस, अगर लेट सपोज अगर बात कर लेते किसी गली के अंदर केसेस आ जाते हैं, 5, 6, 7 केसेस किसी घरों के अंदर आते हैं, तो वहाँ बाकायदा तौर पे कराते लगा दी जाती हैं ताकि एंट्री और एग्ज़िट जो है उसको टोटली तौर पे बंद कर दिया जाए। और स्पेशली इलाका जात की पुलिस जो है वहाँ 2 एहलकार मौजूद होते हैं, मगर यहाँ
जो अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे गुलशन इकबाल का, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल गफलत की नींद सो रही है, जबकि यही वो वायरस है जिसके बायस जो है वो दूसरों तक रसाई जो है बहुत आसानी से हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कितने % तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उनका कहना ये था कि हम नहीं चाह रहे कि हम सख्ती करें, मगर पब्लिक जो है वो इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले रही है, एज़ यूजुअल जैसे लेती है। और जिस तरह अभी आपने कहा कि मास्क मैंने लगाया है, तो ऐसे जो है इन सच देखने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि पब्लिक, हालांकि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद जो है वो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी ये कहा जा सकता है नहीं किया जा रहा है। चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे मार्केट्स हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे कोई भी तफरीही मकामात हो, मगर वहाँ पे देखने में आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि लोग जो हैं वो सेफ साइड जो क्लॉज दिए गए हैं हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत की जानिब से कि सबसे पहले इसका बचाव सिर्फ और सिर्फ मास्क है, मगर मास्क जो है वो भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने मास्क वाले से जो है इसी हवाले से पूछा, उसका कहना ये है कि अब तो कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया है मास्क का। पहले जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मास्क जो है वो बिक रहे थे, मगर अब जो है वो मास्क रखे रहते हैं मगर लोग नहीं लेते। जी हरमीत। अच्छा तनवीर, अगर हम देखें तो हुकूमत सिंध की जानिब से ये बातें भी, जब कोरोना की दूसरी जो लहर दोबारा फूट पड़ी है तो कराची में केसेस बड़े ज़्यादा हैं, तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हम जो है माइक्रो, जहाँ पे वो होगा माइक्रो लॉकडाउन भी लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में आप कह रहे हैं कि कोई लॉकडाउन जो है अभी तक नहीं लगा, ना उसी तरह कोई कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जब केसेस बढ़ते जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत क्या सख्ती करेगी या इसी तरह चीज़ें चलती जाएंगी और केसेस बढ़ते जाएंगे? हरमीत देखें, माइक्रो लॉकडाउन लगा है, बिल्कुल लगा है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में माइक्रो लॉकडाउन जो है उसका नफाज जो है तकरीबन 3 दिन पहले किया गया है, मगर यहाँ अफसोस की बात यह है कि जिस तरह मैंने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल सो रही है, हालांकि उनका अहम किरदार होना चाहिए कि जिस मकाम पे ये लॉकडाउन लगा है, माइक्रो लॉकडाउन लगा है, वहाँ पे लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दें, मगर उसके बावजूद देखने में ये आ रहा है कि वहाँ जो है लोग बआसानी जो है वो रसाई बाहर भी और अंदर भी मार्केट्स तक भी कर रहे हैं। हालांकि उस अगर पैसेज की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे कम से कम जो है वो 8 से 9 अफराद ओमिक्रॉन के शिकार हैं, जिसके बायस जो है वो फौरी तौर पे महकमा सिंध की जानिब से उस मकाम पे माइक्रो लॉकडाउन गुलशन इकबाल में लगा है। इसी तरह अस्पतालों की अगर बात कर लेते हैं तो केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह मैंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका फिर यही कहना है कि हम नहीं चाह रहे कि हम सख्ती करें क्योंकि केसेस की तादाद में इजाफा शुरू हो गया है। अभी अगर बात कर लेते हैं कि ये ओमिक्रॉन कौन से % पे, तो कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन जो है वो 7% पे आ चुका है, जबकि देखा जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले 5% पे था। तो इस तरह परसेंटेज के हवाले से केसेस जो है उनमें इजाफा भी देखने में आ रहा है, मगर बात फिर वही है कि इतनी अवेयरनेस, इतनी मालूमात देने के बावजूद सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इश्तिहारात दिए गए, इश्तिहारात लगाए गए, मगर उसके बावजूद लोग जो हैं उसको जो है बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। लोग जो हैं उसको एज़ यूजुअल जिस तरह स्टार्ट में कोरोना आया था इसी तरह का अभी तक ताहाल मजाक समझ रहे हैं। हालांकि इतनी अमवातें हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ NCOC की जानिब से जो है वो भी बयान दिया गया था कि इसी हवाले से कि हमें लग रहा है कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं हमें जो है वो सख्ती करनी पड़ेगी। जी बहुत मेहरबानी तनवीर, वेरी मच। ओमिक्रॉन के बारे में जैसे हमने कहा ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और इसके बारे में एहतियात की भी बहुत ज़रूरत है। लोग अभी तक जिन्होंने 47% के करीब ऐसे हैं जिन्होंने शायद वैक्सीनेशन अभी अपनी नहीं करवाई। पहली डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो 37% के करीब हैं तकरीबन। तो फौरी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया है वो बूस्टर डोज की तरफ जाएँ। कल से बूस्टर डोज, आज से बूस्टर डोज लगने का आगाज़ हो गया हुआ है और बूस्टर डोज आपको सेंटर्स पे जो प्रेस्क्राइब्ड सेंटर्स हैं वहाँ पे लग रही है। 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जाके बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अपने आप को महफूज रखें, इसके अलावा समाजी फासला रखें, मास्क पहनें और अपने आप को महफूज करें। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। 2022 में क्रिकेट का सीज़न पाकिस्तान का कैसा होने जा रहा है। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए।
वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम चलते हैं इरफान ज़हीर, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एंकर और बड़े हर दिल अजीज़ किस्म के हर चैनल के ऊपर नजर आने वाले हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनसे चल के बात करते हैं। 2022 में पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर क्रिकेट सीरीज़ खेलनी है, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों ने पाकिस्तान आना है। अभी फौरी तौर पे तो PSL इस महीने के आखिर में शुरू हो जाना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो वापस चली गई थी उसने भी पाकिस्तान आना है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, और फिर न्यूजीलैंड का दौरा भी होगा। इस दौरान और क्या क्या कुछ होना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हफीज़ ने तो खुदाफिज कह दिया क्रिकेट को, लेकिन और कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो खुदाफिज कह देंगे, नए प्लेयर कौन से इंडक्ट हो सकते हैं, ये तमाम बातें चलते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं जी कि PSL ड्राफ्टिंग तो हो गई जी, तकरीबन मुकम्मल है, इंतजामात भी अब सारे। ये कौन से शहर में जाके आपका ख्याल है, लाहौर तो मुमकिन नहीं है मैचेस होना है, अब के बहुत सर्दी ज़्यादा है। नहीं अभी तो 27 जनवरी से स्टार्ट होना, पहली लेग तो है ही कराची में है, पहली लेग सारी कराची में है, तो फिर उसके बाद 7 या 8 को प्रॉब्ली लाहौर आएगी। तो मौसम हाँ जी, वो फरवरी में आपको पता है लाहौर का दिन भी लंबे हो जाएंगे जी, दिन भी लंबे हो जाते हैं, फिर आपको सन भी आपको पता है पूरा निकलना शुरू हो जाता है। जो अभी फोग और स्मोक की सिचुएशन है वो फरवरी में काफ़ी कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि उसी तरह प्लान के अकॉर्डिंगली करेंगे। बट एक चीज़ हो सकती है, जो NCOC की तरफ से इंस्ट्रक्शन पहले आ गई थी कि 100% ऑडियंस होगी और सब अलाउ किया जाएगा, बट ओमिक्रॉन की जिस तरह स्प्रेड होता जा रहा है, और अब कल उनकी जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि माइट भी हमें चीज़ें देखनी पड़े और दोबारा पाबंदियों की तरफ जाना पड़े। जिस तरह स्प्रेड हमने देखा कि एक दिन के अंदर कोई 18-19 लाख पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड देखा, और पाकिस्तान के अंदर भी वो रेशो अब 3-4 पे आ चुका है, 3% पे, तो वो अलग ना करे कि वो स्प्रेड हो। अच्छा ज़रा हम थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर आ जाए कि अभी टीम हमारी जो सिलेक्शन है वो तो होनी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगी, कैसे होगा। हफीज़ ने खुदाफिज कह दिया और ये मतवक्को ही था। एक तो जाहिर है मतलब सब लोगों को मालूम है कि हमारे चीफ हैं जो PCB के, वो ज़रा बड़ी उम्र के प्लेयरों को चाहते हैं कि वो खुद से खुदाफिज कह दें। क्या शुएब की भी बारी आने वाली है इसी हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2019 के वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन ने, उस टाइम तो चेयरमैन नहीं थे, बट उनका स्टांस बड़ा क्लियर था कि शुएब मलिक और हफीज़ को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, और इन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल ली है, जिस पे रिएक्शन भी आपने देखा होगा कि खास तौर पे हफीज़ की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट आया था कि मेरे 12 साल बच्चे की गेम अवेयरनेस इनसे ज़्यादा है, और काफ़ी ये चैनल्स के ऊपर हमने देखा नोकझोंक चलती रही। तो अभी हफीज़ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बताई कि मैंने वर्ल्ड कप के बाद इनको अप्रोच करने की कॉन्टेक्ट किया, बट उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, और वो शायद यही समझ रहे थे कि शायद ये कैरियर को अपना प्रलॉन्ग करना चाह रहा है, अगले वर्ल्ड कप के लिए मिलना चाह रहा है। यहाँ ये जो कई प्लेयर्स का वो ब्लेम कर रहे थे PCB को कि उन्होंने हमें कैटेगरी लो में रखा PSL की, क्योंकि अब इस दफ़ा के राइट्स PSL के PCB ने तमाम ले लिए थे प्लेयर्स की कैटेगरी के रिगार्डिंग। तो उनका माइंड में ये था कि जब दोनों की मुलाकात हुई, उनको पता चला कि वो रिटायरमेंट के रिगार्डिंग मिलना चाह रहा, तो कल उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम रिटायरमेंट के हवाले से मिलना चाह रहे हो, और जैसे ही उनको रिटायरमेंट का पता चला उन्होंने उनको वेलकम किया और उसको एक्सेप्ट भी किया, और अच्छे नोट पे उन्होंने कहा जी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट दें। और मेरा ख्याल है होना भी ऐसे चाहिए। आप हिस्ट्री देखें, प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का बड़ा बुरा है, इमरान खान से लेके अब तक देखेंगे तो शायद 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से रिटायरमेंट ली, बाकी इतना अनफॉर्चुनेट तरीके से सारे सुपरस्टार जाते हैं कि जो बहुत ही बुरा तरीका है। उसको वो कहता है हमें फेयरवेल दे, फेयरवेल नहीं दिया जाता, कोई कहता है हमारी सेरेमनी करे, सेरेमनी नहीं होती, कईयों को वो बाहर निकाल देते हैं। इतनी लंबी लिस्ट है, कम से कम 20-25 नाम तो मैं भी गिना सकता हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका था, हफीज़ ने अक्लमंदी शो की। मेरा मानना ये है कि उसने अच्छे तरीके से एक अच्छे मेथड के साथ रिटायरमेंट ली और इज्जत के साथ की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 18 साल का कैरियर है और आपका गुड बाय वाला सिलसिला कर, जैसे सबसे रिसेंट पास की हिस्ट्री अफरीदी की है, अफरीदी 2-3 साल रिटायरमेंट नहीं ली, वो कहता रहा मुझे फेयरवेल मैच दो, उन्होंने कहा जी PCB का दायरा कोई फेयरवेल देने के लिए तो नहीं बैठा हुआ, हम फेयरवेल मैच दें, तो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया। उस लिहाज से मेरा ख्याल है ये बहुत राइटली डिसीजन था हफीज़ का कि अब दिस इज द टाइम टू गो। और हरमीत जो है ना मुंतजर है उसकी बारी आए। जी हरमीत। जी बिल्कुल इरफान, बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, साथ साथ अगर देखें ये तो चलो हो गया, हमारे यहाँ एक रिवाज ये एक रीत है कि
कि भैया जो खिलाड़ी आते हैं उसको ऐसे बाय बाय कर दिया जाए, लेकिन बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने लिया प्रोफेसर ने। अब अगर देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है, एक तरफ ओमिक्रॉन है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ऐसे में क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी बी टीम ही भेजेगी या ए टीम होगी? अगर बी होगी तो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रमीज राजा पहले कह चुके हैं कि हमने उनको, हमारा टारगेट ही ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या हम तैयार हैं? देखिए रमीज राजा साहब ने तो कहा कि वो उनकी मेन टीम आएगी, बट मेरा नहीं मानना। मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उनकी बी टीम ही आएगी। जिस तरह हमने देखा कि न्यूजीलैंड की भी बी टीम आई थी, तो वो तो पॉसिबल नहीं। और जिस तरह का दूसरा पॉइंट आपने कहा ओमिक्रॉन का, ये स्प्रेड जितना बढ़ रहा है, इन लोगों को लाइफ थ्रेट के अलावा सबसे ज़्यादा मसला इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा है। और जो ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो बड़े, आपको पता है, वो वहमी किस्म के, सुपरस्टिशियस किस्म के लोग हैं और बड़े स्केर्ड है। वो तो अपने कंट्री के अंदर भी इन चीज़ों को नहीं वो छोड़ते। और हमने देखा कि शादाब कल बड़ी एक अजीबोगरीब चीज़ देखी कि परसों वो मैच था, उनकी हाफ आइसोलेशन कंप्लीट हो चुकी थी, पीरियड तो उन्होंने सेलिब्रेशन अलाउ थी, मास्क के साथ मैच खेले, उनका ड्रेसिंग रूम भी सेपरेट रखा गया, वो मैच खेले। बट हिस्ट्री में ऐसा कभी, जब से कोविड आया है, ऐसा कोई मैच प्लेयर्स का साथ नहीं देखा कि वो टीम के साथ खेल तो रहा था बट उसको प्लेयर्स के साथ मिलना अलाउ नहीं था। और वो बस सिंपली अब मास्क के साथ बॉलिंग की और दूर रहा, अगर आउट करना तो सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बन सकता था। तो ऑस्ट्रेलियन इन चीज़ों में काफ़ी स्ट्रिक्ट नजर आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उनकी ए टीम आएगी। अभी 3, 4, 5 मंथ तक आप सब टीमों की बी टीम ही देखेंगे। बिग बैश उनका चल रहा है आजकल और बड़े जोरदार तरीके पे चल रहा है। पाकिस्तानी काफी प्लेयर गए हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हसनैन ने बड़ा अच्छा स्पेल किया है। हसनैन ने बड़ा अच्छा स्पेल दिया है। हसनैन को हमने अभी कंसिडर, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, आइंदा आने वाले दिन ही बताएंगे ये। अच्छा, लेकिन मतलब ये है कि आबिद अली के हवाले से भी बात कर लें। आबिद अली दिल के आर्जे में मुब्तला होके और 2 स्टेंट उनके पड़ चुके हैं, तो उनका फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? वो अब मुझे तो नहीं लगता कि वो लंबे फॉर्मेट के वो प्लेयर हैं और लंबे फॉर्मेट के लिए वो फिट होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिटनेस लेवल ओबियसली आपकी जो मेडिसिन इसमें हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है उससे स्टेमिना के ऊपर इफेक्ट आता है, और प्रॉब्ली ब्लड थिनर भी जैसे आप सब जानते होते हैं। तो हमने क्रिस गेल की एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि वो स्टंट डालने के बाद काफ़ी टाइम खेलते रहे, बट हमने देखा कि वो ज़्यादा भागते भूगते नहीं है। जहाँ तक आबिद अली की फील्डिंग की बात करें तो वो ज़्यादा स्लिप में या सिली में डाउन वगैरह पे फील्डिंग करते हैं, तो वो तो भागने वाला सीन नहीं है। बट बैटिंग में ऑब्वियसली आप चाहे ओपनर आते हो कुछ भी है तो आपको थोड़ा सा तो इंटैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरी खुद भी उनसे बात हुई है, बोर्ड के हुकाम से भी बात हुई है। उनका मानना ये ऑल डिपेंड ऑन द फिटनेस, ये कितना रिकवर करते हैं। तो पीसीबी ने एक अच्छा साइन किया है कि उनको फ्री हैंड दी है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम आपको आगे नहीं कंसीडर करेंगे अगर आप वो फिटनेस के, क्योंकि अब इन्होंने एक क्राइटेरिया एक बना दिया गया है, आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं, अगर वो सारे स्टेप्स आप क्लियर करते हो, फिटनेस को आप मीट करते हो, तो फिर यू वुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। वैसे तो हमने देखा है कि कई दफ़ा फिटनेस को हटा के प्लेयर्स को डाला गया, जैसे आजम खान की बात करें, शर्जील फिटनेस के लेवल पे मीट नहीं करते थे, टीम में खेले हैं। तो बट मेरा ख्याल है कि आबिद अली के ऊपर इस तरह का कोई पीसीबी की तरफ से प्रेशर नहीं है, लेकिन खुद मेरे ख्याल में मेडिकली वो टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है 3-4 मंथ तो कम से कम इनको वो रीगेन करने। बट अभी टेस्ट क्रिकेट ऐसा सच हो भी नहीं रही, सारी वाइट बॉल क्रिकेट आ रही है आगे। अभी पीएसएल है, फिर उसके बाद वाइट बॉल का वो हिस्सा नहीं होता, तो उनके पास टाइम है अभी रिकवर करने के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर फर्ज क्या टेस्ट क्रिकेट आती है, अब्दुल्ला शफीक तो एक चॉइस हो गया, सेकंड चॉइस के लिए हमें कम्पीट करना पड़ेगा, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कंपटीशन होगा। मोहम्मद हुरैरा एक चांस हो सकता है? बिल्कुल वो हो सकता है। शान मसूद अभी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये 2-3 नाम तो हैं। बट हुरैरा का बड़ा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है, जिस तरह 19 साल की एज के अंदर ट्रिपल सेंचुरी करना, इवन फाइनल की दोनों इनिंग्स के अंदर उसने, हमने देखा कि 50 की, और उसका टेम्परामेंट बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। आपको अब्दुल्ला शफीक के अंदर टैलेंट नजर आया, आपने 1 साल साथ कैरी किया, बड़ी अच्छी साइन था। इसी तरह आपको हुरैरा जैसे लड़के को भी, क्योंकि बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिलते, बॉलर्स की लॉट तो बहुत मिल जाती है, बट बैटिंग में हमें बहुत रेयर मिलता है। जैसे 2-3 साल के अंदर सिर्फ हमें 2 प्लेयर मिले, एक हैदर अली मिला, अब जाके अब्दुल्ला शफीक हमें न मिला। थैंक यू उम्मीद है आप इसी तरह शरीक होते रहेंगे हमारे साथ। हमें अब इजाज़त दीजिए। रोमा की कमी महसूस की है, इंशाल्लाह ताला अगले 1 आध दिन में वो हमारे साथ शरीक हो जाएगी। हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था, उनके मामू का इंतकाल हो गया। आप लोग जहाँ भी होंगे उनके लिए फातिहा पढ़ दें। अभी इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।